Students, in the last lectures we have studied about the criteria for comparing different countries. Now our next heading is income and other criteria. ठीक है ना। देखिए हमने इनकम के बेसिस पे जो है ना क्लासीफाई किया था कि कौन सी डेवलप कंट्री है, कौन सी अंडर डेवलप है और कौन सी डेवलपिंग है। अब हम देखेंगे इनकम के अलावा और कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं स्टेट को या किसी कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है। वैन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा इन माइंड. Similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attributes. तो देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब हम एक इंडिविजुअल के गोल को देखते हैं, उसके इंटरेस्ट को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सिर्फ इनकम ही उसका एक इम्पॉर्टेंट गोल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। तो इनकम ही उसके लिए सब कुछ नहीं होता है, एक इंडिविजुअल के लिए उसके अदर गोल भी होते हैं जो नॉन मटेरियलिस्टिक हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिक्योरिटी हो गई, रेस्पेक्ट हो गई, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया। यानी कि एक इंडिविजुअल को मटेरियलिस्टिक यानी कि इनकम भी अच्छी इनकम भी चाहिए, साथ साथ नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट भी चाहिए। नॉन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब जैसे सिक्योरिटी भी चाहिए, रेस्पेक्ट भी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए और फ्रीडम भी चाहिए। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। इसी तरह जब हम दूसरे कंट्री को या स्टेट को कंपेयर करते हैं तो सिर्फ हम उनकी एवरेज इनकम के बेसिस पे उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What could these attributes be? Let us examine these through an example. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually these figures are of per capita net state domestic product 8 current prices for 2016 and 17. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average a person in Haryana earned rupees 1,80,174 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around rupees 34,409. So if per capita incomes were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look at the certain other data pertaining to these states given in table 1.4. तो उन्होंने कहा है कि देखिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं जिसमें हम कंट्री को क्लासीफाई करें। तो इन्होंने टेबल 1.3 गिवन है हमें, तो इसमें पर कैपिटा इनकम दी हुई है स्टेट की। तो देखिए हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है एक साल में वहाँ पे एक इंडिविजुअल कितने पैसे कमाता है, 1,80,174। केरला के अंदर 1,63,475। वेयरएज इन बिहार द पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन ईयर इज़ 34,409। तो देखिए अगर हम पर कैपिटा इनकम को एक क्राइटेरिया माने कि क्लासीफाई करने के लिए स्टेट को, तो हरियाणा के इसके अंदर क्या होगा, सबसे डेवलप स्टेट, और जबकि बिहार क्या होगा, लीस्ट डेवलप स्टेट। ये कह रहे हैं, लेकिन हम इसके बेसिस पे स्टेट को क्लासीफाई नहीं करेंगे, हम कुछ और एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे जो टेबल 1.4 के अंदर गिवन है। तो देखिए टेबल 1.4 है, टेबल 1.4 के अंदर ये आपके स्टेट गिवन है, वही 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। ठीक है ना। और उसके साथ देखिए अब की बार हमने इसमें एवरेज इनकम को नहीं देख रहे हैं, साथ साथ हम क्या भी देख रहे हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो इन्फेंट होता है बच्चा, मोर्टिलिटी यानी कि वो उसकी रेट है कि वो कितना जिएगा। ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की एज यानी कि अपना फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो देखिए हरियाणा में ऐसे 30 चाइल्ड हैं जिनकी 1 साल एज कंप्लीट नहीं होती है और उनकी डेथ हो जाती है। केरला में ऐसे 10 हैं, बिहार के अंदर ऐसे 35 हैं। देखिए तीसरा है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है अ चिल्ड्रन अबाउ द एज ऑफ 7 years कैन रीड एंड राइट इज़ कॉल्ड अ लिटरेट पर्सन। या फिर कोई भी एक आदमी या बच्चा जो 7 साल की एज का हो और वो पढ़ और लिख सके, उसे क्या कहते हैं, लिटरेट पर्सन। जैसे इसमें देखिए सारी की सारी डेफिनेशन गिवन है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। कि 1 साल में 1000 बच्चों पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो मर रहे हैं अपनी
फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट करने से पहले, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। लिटरेसी रेट की इसमें डेफिनेशन की वजह से मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि वो पॉपुलेशन जिनकी एज 7 है या 7 से ज़्यादा है और वो पढ़ लिख सकते हैं, यानी कि रीड एंड राइट कर सकते हैं। द पर्सन हुज एज इज़ अबव 7 एंड हु कैन रीड एंड राइट इज़ कॉल्ड अ लिटरेट पर्सन। ठीक है, तो देखिए लिटरेसी रेट जो हरियाणा के अंदर है वो कितनी है, 82%, केरला के अंदर जो है वो है 94%, और बिहार के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 62%। फिर थर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है वो बच्चे जो 14 एंड 15 ईयर्स के हो गए हैं और उसके बावजूद भी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि वो अपनी 8 क्लास के बाद भी स्कूल को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। इसकी डेफिनेशन गिवन है, से आप पढ़ सकते हैं। तो नेट अटेंडेंस रेशियो हरियाणा में कितना है, 61, और केरला में है 83, और जबकि आपके बिहार में क्या है, 43%। तो ये देखिए हमने इनकम के साथ साथ इसमें क्या देखा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब है वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स कैसे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ठीक है ना, क्योंकि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है डायरेक्टली आपका किससे रिलेटेड है, हेल्थ स्ट्रक्चर से, हॉस्पिटल्स वगैरह से। लिटरेसी रेट का मतलब है वहाँ की एजुकेशन को देख रहे हैं, ठीक है ना। नेट अटेंडेंस रेशियो भी हमारी किसे बता रहा है, हायर एजुकेशन को, कि 8 क्लास के बाद भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो देखिए जो हमने टेबल पढ़ी है, व्हाट डज दिस टेबल शो। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट in Kerala, out of 1000 children born, 10 die before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala, as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of a parents whose children die before they have even celebrated their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, note the year to which this data pertains. It is 2017. So we are not talking of old times. It is a 70 year after independence when our metro cities are full of high-rise building and shopping malls. तो देखिए इसके जो फर्स्ट कॉलम है इस टेबल का, वो क्या शो कर रहा है कि हरियाणा के अंदर ऐसे 30 बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही, ठीक है ना। और केरला के अंदर देखिए ऐसे कितने हैं, सिर्फ 10 ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है जब तक कि वो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और जबकि देखिए हरियाणा की जो इनकम है वो किससे ज़्यादा है, केरला से। उसके बावजूद भी हरियाणा का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किससे ख़राब है, केरला से। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि जिससे आप अपने आप पे इस चीज़ को फील करके देखें कि देखिए जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उसके पेरेंट्स कितने खुश होते हैं, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो कितने ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप ये इस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिए कि कितना पेनफुल होता होगा उन माँ बाप के लिए या उनके रिलेटिव्स के लिए कि एक छोटा बच्चा जिसकी एज 1 ईयर पे कंप्लीट नहीं है और उसकी डेथ हो जाए, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि ये जो डाटा है ये बहुत पुराना डाटा नहीं है, ये 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस 2017 का डेटा है, जब मेट्रो सिटीज़ के अंदर बहुत सारी हाई बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसके बावजूद भी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा लो है। कहाँ पे, हरियाणा में, जबकि उनकी पर कैपिटा इनकम केरला से बेहतर है। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows around half of the children's age 14-15 in Bihar are not attending school beyond 8. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of our elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what are you reading now. तो कह रहे हैं कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर आप इसका थर्ड कॉलम देखें टेबल 1.4 का, तो इसके अंदर देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, बिहार का 43, यानी कि वहाँ पे सिर्फ 43% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 8 क्लास के बाद भी अपनी एजुकेशन को आगे फर्दर परस्यू करते हैं। सिर्फ 43% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8 क्लास के बाद भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो फर्दर परस्यू करते हैं अपनी एजुकेशन की। तो देखिए अगर आप बिहार के अंदर होते तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये थे कि आप आज 9th क्लास में और 10th क्लास में नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है ना। ये देखिए अब हमें से आप अपने अभी किसके अंदर जाना, आपको एनालाइज करना है और इसमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा डेवलप स्टेट है। आप उसमें इनकम को भी एक क्राइटेरिया मानिएगा, जो उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हमें पता चला इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसे भी एक क्राइटेरिया मानिएगा। लिटरेसी रेट को भी, जिससे हमें एजुकेशन क्वालिटी का पता चल रहा है, इसे भी एक क्राइटेरिया मानिएगा। और नेट अटेंडेंस रेशियो को भी एक क्राइटेरिया मानिएगा। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि इन तीनों स्टेट में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा डेवलप है और कौन सा सबसे लीस्ट डेवलप है।
देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब है वो फैसिलिटीज़ जो पब्लिक को प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब देखो पब्लिक को फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। जैसे पब्लिक पार्क होते हैं, पब्लिक पार्क में आप जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जिम की मशीनें लगी रहती हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे पार्क मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी जिम मशीन्स मिल जाएंगी जिन्हें आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि फ्रीली आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो देख अब इसे पढ़ के देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ को। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज? द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may not be able to protect you from the infectious disease unless the whole of your community take preventive step. देखिए इसमें बताया गया है कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम है, वो केरला से ज़्यादा है। उसके बावजूद भी वो उससे एजुकेशन में भी पीछे है, उससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीछे है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसका रीज़न ये है कि जो मनी है हमारी पॉकेट के अंदर वो हर चीज़ नहीं बाय कर सकती है। जो मनी है वो हमारी पॉकेट के अंदर वो हर चीज़ को नहीं बाय कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बताया गया है इसके अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मनी बाय नहीं कर सकती है। जैसे एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप बाय नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम गद्दीवाड़े के अंदर रहते हैं, कुछ पैसे देंगे तो गद्दीवाड़ा का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और जो आसपास के एरिया हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसे बाय नहीं कर सकते। ऐसे देखिए आप अनअडल्टेटेड मेडिसिन को भी बाय नहीं कर सकते, यानी कि अनअडल्टेड मेडिसिन वो हैं जिनके अंदर मतलब मिलावट की जाती है, जिनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, ठीक है ना। आप ये चीज़ें तब तक मतलब आप ये चीज़ें तब तक अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक कि आप ऐसी कम्युनिटी के अंदर चले ना जाएं जहाँ पे ये सब चीज़ें पहले से ही अवेलेबल हैं। यानी कि आप एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, ठीक है ना। फिर आपको ये सब चीज़ें बाय करने की नीड ही नहीं है, जहाँ पे अनअडल्टेटेड मेडिसिन ना मिलती है। जैसे अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप बेंगलोर जैसी जगह आएँ, चंडीगढ़ जैसी जगह जाएँ तो वहाँ पे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बाय करने की नीड ही नहीं है इन सब चीज़ों को। और देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि मनी जो है आपको इन्फेक्शियस डिसीज़ से नहीं बचा सकती, ठीक है ना, जब तक कि आप प्रिवेंटिव स्टेप्स ना लें। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत करंट एग्जांपल है, जैसे आपका कोरोना वायरस। ऐसा थोड़ी है कि कोरोना वायरस के भाई अंबानी है या फिर कोई मिनिस्टर है या फिर कोई गवर्नर है उसे क्या नाम है कोरोना वायरस नहीं होगा, ठीक है ना। आपको उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप लेने पड़ेंगे तभी आप उससे बच सकते हैं। तो जो कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, जो कॉन्टेगियस डिसीज़ होती है, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है, जो एक दूसरे से फैल सकती है, ठीक है ना, उसे भी आप रोक नहीं सकते हैं पैसे देके कि भाई मेरे पास नहीं आएगा। अब कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता, या कोई एक्टर या कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं कर सकता कि कोरोना को 1 लाख रुपए दे दिए, किसी हॉस्पिटल वाले को 1 लाख रुपीज़ दे दिए कि मुझे कोरोना ना हो, ठीक है ना। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ से कोई भी नहीं बच सकता है। तो मनी आपको इन्फेक्शियस डिसीज़ से नहीं बचा सकती है, और इसका एक करंट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका कोरोना वायरस। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स in life, the best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively. Just think, will it cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you able be to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all the children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. तो देखिए, तो सबसे अच्छा तरीका जो है कि जो आपकी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, तो उसका सबसे अच्छा बेस्ट वे जो कि है, और चीपेस्ट वे, बेस्ट भी, और जो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा, वो क्या है कि इम्पॉर्टेंट सर्विसेज एंड गुड्स को आप कलेक्टिवली प्रोवाइड करें। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। देखिए अगर आप हर कोई अपने घर के आगे एक वॉचमैन को खड़ा करे तो कितने ज़्यादा उसमें आपको पैसे जो है ना देने पड़ेंगे। लेकिन अगर देखिए आप एक पूरा का पूरा एक लोकेलिटी है, उसके 4 गेट हों, और उस 4 गेट पे आप सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करें,
और उन 4 सिक्योरिटी गार्ड को आप कलेक्शन करके कुछ पैसे दे दें, ठीक है ना। तो उससे आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, और ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव सर्विस का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए बेहतर यह है कि जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, तो उन्हें क्या करें, कलेक्टिवली अफोर्ड करें, यानी कि सब उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, कोऑपरेट करें। ऐसे देखिए, अगर आप सोचिए, अगर आपके गांव के अंदर या आपकी लोकेलिटी के अंदर कोई भी स्टडी के अंदर इंटरेस्टेड ना हो, तो क्या आप स्टडी कर सकते हैं? देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगर देखिए आपके विलेज में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है स्टडी के लिए, तो कोई वहाँ पे प्राइवेट स्कूल खोलेगा नहीं। ना आपके यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड है स्कूल के लिए, तो ना आपके लोगों की वहाँ पे डिमांड रहेगी कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल खुले। तो वहाँ पे जो सरपंच होगा ना, वहाँ पे वो कभी ये डिमांड आगे रखेगा जिससे वहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल खुले। तो जब वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं होगा और जब वहाँ के लोगों की पढ़ने की डिमांड ही नहीं है, तो वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं खोलेगा। तो सिर्फ आप इस वहाँ पे जो है ना एजुकेशन तभी गेन कर सकते हैं अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी स्टडी को अफोर्ड कर सकें आउटसाइड द विलेज, ठीक है ना। तो इस तरह करके देखिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को देखिए, एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों को हमें कलेक्टिवली अफोर्ड कराना चाहिए, यानी कि हमारे लोगों हम सबकी ये डिमांड होनी चाहिए। या फिर देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के बच्चों को ज़्यादा पेरेंट्स की और उनके बच्चों की एजुकेशन की डिमांड रहेगी, तो वहाँ पे स्कूल्स खुलेंगे, स्कूल ज़्यादा खुलेंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो उनकी फ़ीस भी कम होगी। क्लियर है आपको? और जब आपकी डिमांड रहेंगी तो आपके वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी खुलेंगे जिसे सब इजीली एक्सेस कर सकते हैं। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provisions of basic health and education facilities. Similarly, in some states, the public distribution system functions well. Health and nutrition status of people such state is certainly like to be better. तो देखिए, केरला का जो हेल्थ स्टेटस था वो ज़्यादा अच्छा था, यानी कि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत अच्छा था, वहाँ का एजुकेशन स्टेटस भी बहुत अच्छा था, वहाँ पे लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये दोनों भी अच्छे थे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहाँ के लोगों की केरल के लोगों की डिमांड है हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है ना। इस वजह से वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन का स्टेटस जो है बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसी वजह से वहाँ पे लोगों को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस क्या होता है उन स्टेट का बेहतर होता है दूसरे स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके बॉक्सेस हैं ना, आपको खुद रीड करने हैं कि BMI क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको ना खुद मतलब एक बार जो है ना रीड आउट करने हैं। अब जैसे हम पढ़ें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an adequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria. There could be a long list of such criteria, but then it would not be useful. What we need is a small number of the most important things. Health and education indicators such as the ones we use in comparison of Kerala and Haryana are among them. Over the past decades or so, health and education indicators have come to be widely used along wide income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by UNDP compares countries based on the education levels of the people, their health status and per capita income. It would be interested to look at certain relevant data regarding India and its neighbor from Human Development Report. तो देखिए इसके अंदर बताया गया है, एक हमारा इंडेक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं HDI, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन यानी कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है किसी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हम सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंट्री को किस तरह कंपेयर किया जा रहा था, क्या क्राइटेरिया था, सिर्फ पर कैपिटा इनकम। लेकिन बहुत सारे देशों को ऐसा लगा कि ये सही चीज़ नहीं है जिससे हम कंट्री को कंपेयर करें। जैसे अगर आप देखें, अभी कोरोना से पहले हम जो है ना 5th लार्जेस्ट इकनॉमी थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि यानी कि सबसे बड़ी 5 इकनॉमी के अंदर हमारा नाम था, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ देखिए कि पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता और वो बेचारे स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से मर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से एवरेज इनकम को हम एक क्राइटेरिया नहीं बता सकते कि कौन से डेवलप कंट्री है, कौन सी अंडर डेवलप कंट्री है और कौन से डेवलपिंग कंट्रीज़ है। इसके अंदर कुछ और क्राइटेरिया को भी ऐड किया गया, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन को, कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका एजुकेशन स्टेटस कैसा है, जैसे अभी हमने केरला एंड हरियाणा के अंदर पढ़ा था। तो अगर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसे पब्लिश किया जाता है UNDP के द्वारा। UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ये कंपेयर करती है कंट्रीज़ को, और किस किस के बेसिस पे, देखिए हेल्थ स्टेटस के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, और एजुकेशनल लेवल्स के बेसिस पे। इन 3 बेसिस पे जो है ना कंट्रीज़ को कंपेयर करती है। तो देखिए इसके अंदर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बताई हुई है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से हमें कंपेयर करना है अपने आप को अपने नेबरिंग कंट्रीज़ से। जैसे मैंने देखिए अभी आपको बताया था ना, हम 5th लार्जेस्ट इकनॉमी है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 145 रैंक है हमारी। तो देखिए अगर हमारे यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन को भी क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं ना क्राइटेरिया में, हेल्थ एजुकेशन को इनकम के साथ साथ, तो देखो हम 5 में से 145 प्लेस पे पहुंच जाते हैं, तो हमारी रैंक कितनी डिक्रीज़ हो जाती है। इससे पता चलता है हमारे यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इससे पता चलता है जो हमारे यहाँ का एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे देखिए अब ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटस को हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसमें कुछ कंट्रीज़ के नेम गिवन है जो सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, जैसे श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो पर कैपिटा इनकम में देखिए श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम हमारे से ज़्यादा है, और फिर म्यांमार की हमारे से कम है, पाकिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश की हमारे से कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है, लाइफ मतलब ज़िंदगी, एक्सपेक्ट यानी कि कितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कितना एक पर्सन जिएगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो फ़िलहाल 67 ईयर्स है, यानी कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि एक आदमी हमारे यहाँ पे 67 ईयर की उसकी एज होगी, ठीक है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखिए श्रीलंका में कितना है 75.5 यानी कि 76 ईयर्स, और हमारे यहाँ पे कितना है 68.8 यानी कि 69 है, ठीक है ना। जो मैंने बताया था वो 67 वो एक्यूरेट नहीं है, 69 क्या है एक्यूरेट है। ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट दूसरी कंट्री का भी गिवन है। तो लाइफ देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम, तो इससे तो क्या हो गया, ये इनकम वाला क्राइटेरिया हो गया, पर कैपिटा वाला। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो किस चीज़ को शो कर रहा है, हेल्थ स्टेटस को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। मैन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं 25 एज है उनकी और उससे ज़्यादा है, वो स्टडी कर रहे हैं, अपनी जो फर्दर स्टडीज़ हैं उन्हें परस्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर देखिए इसके अंदर रैंक गिवन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। तो देखिए श्रीलंका की रैंक जो है हमारे से अच्छी है, 76 है, जबकि इतनी छोटी सी कंट्री है, और जबकि उसकी रैंक कितनी है, हमारी 130 है, और म्यांमार की 148। ये सब आप देख सकते हैं कि इसकी रैंक कितनी है। और अगर आपको इसमें कुछ समझना है जैसे HDI, तो HDI की रिपोर्ट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये कितनी कंट्रीज़ में से है जो हमारी रैंक है, आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की भी डेफिनेशन गिवन है इसमें, पर कैपिटा इनकम की भी इसके अंदर डेफिनेशन और क्राइटेरिया गिवन है। इज़ नॉट इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज़ मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रेस्पेक्ट, एंड अ बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज़ सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड। टेबल 1.6 shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy rate। देखिए टेबल 1.6 से हमें बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ हो रहे हैं कि एक छोटी सी कंट्री श्रीलंका कितनी छोटी सी कंट्री है और वो हमारे से हर चीज़ में आगे, पर कैपिटल इनकम उसकी हमारे से बेहतर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी हमारे से बेहतर, और जो स्कूलिंग की एज मतलब जो वो भी 25 से अबाउ जो अपनी स्टडीज़ को फर्दर परस्यू कर रहे हैं वो उनकी हमारे से बेहतर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो हमसे आगे, ठीक है ना। इवन ये देखिएगा जो नेपाल और बांग्लादेश है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारे से बेहतर है। इस बात से पता चलता है कि नेपाल और बांग्लादेश में भी हमारे से बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा वॉसन है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जैसे हमने पढ़ा था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स के अंदर भी पढ़ा था, तो उसके अंदर तो था इट इज़ अ मैनर इन विच वी कैन यूज़ आवर रिसोर्सेज in such a way that we will not compromise the needs of our present generation and will conserve it for our future generation too। यानी कि सस्टेनेबल और सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का तो मतलब ये था, सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे तक के बचा के रखना, तो सस्टेनेबल रिसोर्स जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में भी हमने पढ़ा था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है रिसोर्सेज के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा ज्योग्राफी का, कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करें कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल होती रहें और हम अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रखें।
इसी तरह यहाँ पे देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम अपने डेवलपमेंट को ऐसा करें, यानी कि हम अपने डेवलपमेंट ऐसा करें। देखिए जब डेवलपमेंट होगा तो रिसोर्सेज यूज़ होंगी, ठीक है ना। जैसे कोई इंडस्ट्री लगना कहीं पे तो क्या है, डेवलपमेंट। और जब कोई इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें बहुत सारी हमारी रिसोर्स भी यूज़ होंगी। कैसे, देखिए अगर आपने इंडस्ट्री लगाई तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हैं, मान लो थर्मल पावर प्लांट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोल यूज़ करना पड़ेगा, तो आपकी रिसोर्स क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। तो सस्टेनेबल और डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम डेवलपमेंट करें, प्रेजेंट जनरेशन के अंदर, जो प्रेजेंट हमारा एरा चल रहा है इसके अंदर हम अपना डेवलपमेंट करें, रिसोर्सेज को यूज़ करें, लेकिन इस तरह यूज़ करें कि वो रिसोर्सेज कंजर्व रहें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, ठीक है ना, वो बची रहें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो रिसोर्सेज सस्टेन रहें, बची रहें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है इसके अंदर, वो ये है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो हमने इनहेरिट नहीं किए अपने फोर फादर से। इनहेरिट का मतलब जैसे हम जीन्स भी इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, इनहेरिट का मतलब विरासत में नहीं मिली है हमें। जो रिसोर्सेज हैं वो हमें अपने पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से विरासत में नहीं मिली हैं, ठीक है ना, अपने फादर या ग्रैंड फादर से हमें विरासत में नहीं मिली हुई है रिसोर्सेज, बल्कि हमने इन रिसोर्सेज को अपने चिल्ड्रन से बोरो किया है, उधार लिया हुआ है। अब देखिए अगर हमें इन्हें विरासत में नहीं मिली हुई है, हमने इन्हें किससे उधार लिया हुआ है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन से, यानी कि अपने चिल्ड्रन से, तो हमें उसे बचा के रखना है, उन्हें वापस भी करना है। तो इस कोट की मीनिंग ये है सिंपली कि हमें रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करना है कि अपनी जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करें, और साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसे कंजर्व भी करके रखें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि हमें रिसोर्सेज को अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, अपने ग्रीड के नहीं, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी भी कहते हैं, अर्थ कैन फुलफ़िल एवरीबडीज़ नीड बट नो वन ग्रीड, ठीक है ना, कि अर्थ जो है, जो हमारा वर्ल्ड है, उसमें इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो हर आदमी की इच्छाओं को, ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, लेकिन एक आदमी की भी लालच को पूरा नहीं कर सकती है, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था। अभी जितनी भी है ना, ये सारे जितने भी बॉक्सेस हैं इन्हें आपको पढ़ना है। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, दिस रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, however even these resources may be overused. For example, in case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overuse this resource. तो देखिए जैसे ग्राउंड वाटर है, ये भी क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है, यानी कि इसके अंदर जो है ना रिसोर्सेज जो है ना रिप्लेनिश होती हैं। कैसे रिप्लेनिश होती हैं, यानी कि दोबारा से बनती हैं। जैसे अगर हमने समर के टाइम पे जो है ना क्रॉप्स में वाटर दे लिया, तो हम क्या करेंगे, वाटर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद जब रेनी सीज़न आएगा फिर से रेन होगी और जो वाटर है वो ग्राउंड के अंदर चला जाएगा और फिर से वो अवेलेबल हो जाएगा क्रॉप्स एंड प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, लेकिन हमें इन रिसोर्सेज को ओवर यूज़ नहीं करना है। जैसे ग्राउंड वाटर का इसके अंदर एग्जांपल गिवन है, अगर हम ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ करेंगे तो ये भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जब पहले हम बोरिंग कराते थे तो 50 फीट पे या 70 फीट पे हमें वाटर अवेलेबल हो जाता था, लेकिन जब हम बोरिंग कराते हैं आज हैंड पंप के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें कितने फीट खोदना पड़ता है, 100 फीट एंड 110 फीट। इसका मतलब यह है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। पहले हमें 50 फीट पे ही वाटर मिल जाता था या 70 फीट पे वाटर मिल जाता था, लेकिन अब जो वाटर है तो वो हमारे टाउन जैसे एरियाज़ के अंदर भी कितने पे मिलता है, 110 फीट पे, और जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे 200 फीट और 300 फीट पे अवेलेबल होती हैं सब चीज़ें। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हम इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत सारे ट्यूबवेल्स का यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत सारे पंप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से क्या होते जा रहा है, ओवर यूज़ होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which will get exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time even these will get exhausted. देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं कुछ समय के बाद, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं। हमारे पास उनका एक फिक्स स्टॉक है और जिन्हें रिप्लेनिश होने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हमें या तो उनका अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर यूज़ करना चाहिए। जैसे इसके अंदर जितने भी आपकी ये होते हैं ना, जैसे आपकी कोल वगैरह हो गए, ठीक है ना, पेट्रोल हो गए, ये सारे आपके क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि देखिए
इन्हें बनने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, रिप्लेनिश होने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो ये तो हमें इनकी जगह पे अल्टरनेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, यानी बहुत ही लो क्वांटिटी के अंदर यूज़ करना चाहिए। Consequences: environment degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our futures linked together. Sustainability of development is comparatively a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो ये कह रहे हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि इन्वायरमेंट जो हमारा डिग्रेड हो रहा है, जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ये किसी एक नेशन का मसला नहीं है, ये किसी स्टेट का मसला नहीं है। ये नेशन और स्टेट से मतलब किसी मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये हार्मफुल नहीं है, या फिर इंडिया के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए हार्मफुल है। अगर आपका जो है ना ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, या कोई भी इन्वायरमेंटल जो है हमारा जो एक्सपेक्ट है वो डिग्रेड हो रहा है, तो ये पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है कि हमें जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। और यही है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा ख़राब ना हो। तो देखिए अब हमारा जो है ना ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में इस बार भी ना इंडिया 5th नंबर पर है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स का मतलब है कि हम 5वें नंबर पे हैं ग्लोबल रिस्क इंडेक्स के अंदर, यानी कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर आ सकते हैं, उस पर हम 5वें नंबर पे हैं। कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर अब कहीं पाएंगे तो वो उसमें 5वें नंबर पे हम हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्लड्स आएँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अर्थक्वेक आएँ, ठीक है। और हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फ़िलासफ़र हैं और जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं, वो इस सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं कि जिस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाएं और जो हमारा डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ पेरिनियल। At all times as a member of society and as individual we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debate on development continues. तो देखिए जो हमारा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो क्वेश्चन है वो पेरिनियल है। पेरिनियल यानी कि पूरे एनुअल चलता रहता है, इस पर डिबेट ही होती रहती है कि हमें किस तरह डेवलपमेंट करनी है। तो हमें ये सोचना चाहिए एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी और एक एज एन इंडिविजुअल कि हमें कहाँ पे जाना है, क्या हमारी इच्छाएँ हैं और क्या चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं। जो डिबेट है डेवलपमेंट पे वो फर्दर कंटिन्यू रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।